एनसीईआरटी का बेसिक टॉपिक शुरू करेंगे। आज मैं हमारी लास्ट दिन की 3 गई है, उसका एक ही क्वेश्चन दूंगी 29 जो मैंने अपने लिए छोड़ा था। 29 करने के बाद 34 तुमको बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, राइट? थोड़ा सा 29 पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, 34 कुछ नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन क्यों छुड़वाए थे, अभी एक टॉपिक पेंडिंग था और मैं तब कराना चाह रही थी जब सारी क्लास कम से कम उतना कर चुकी हूँ जितना उस टॉपिक से पहले आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं अभी इसको होल्ड पे रखे हुए थी। बस 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 भाई, मैं लो भाई, तुम लो रिमोट, इतनी देर से बैठे हो, कर देते। लो, कैसे होता है? टेम्परेचर बढ़ा दो अगर ठंडा हो रहा है, फैन बंद करो भाई। चलो, अब ये रोज कहना ना पड़ा करे, अपने आप ही अपनी ड्यूटी समझ लिया करो कि फैन बंद करना है, राइट? बच्चों, ये मेरे को एक बच्चे से गिफ्ट मिली है जिसके 99 परसेंटाइल आए हैं केमिस्ट्री में। अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैंने इसके लिए नहीं कहा है, ये क्या क्या है ये, तुम लोग इससे महंगी देना ठीक है, मैंने इसके लिए कहा है। मुझे आज तक घड़ियां खरीदनी नहीं पड़ी हैं, तो जो भी 98 एंड अबाउ लेके आएगा केमिस्ट्री में पूछ लेना कौन सी चाहिए, ठीक है? आई एम जस्ट जोकिंग, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। जॉब के बाद घड़ी थोड़े लूंगी, जॉब के बाद तो यार, हाँ जॉब के बाद थोड़ा सा बड़ा लूंगी, चलेगा यार, तुम जॉब पे ला देना बस। मेरे को तो चाहिए, मुझे कुछ भी डिजाइनर और महंगा खरीदना ना पड़े, बच्चे दिलाते रहे, ठीक है? खैर, जोक्स अपार्ट, अब आ जाइए, हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। रिवर्सिबल वर्ड को मैं आखिरी पे वापस इंडिकेट करूंगी, ये ध्यान रखना, ये सारी इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल हैं। सबसे पहले जिसको इस पूरे चैप्टर में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा, मेटल और मेटल के आयन। कोई भी मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में है, इसी पे ही पूरा अब तक आप पढ़ रहे हो, वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोड थी। दूसरी इलेक्ट्रोड है एमलगम इलेक्ट्रोड्स। अब सोच के देखो, सोडियम पोटेशियम की इलेक्ट्रोड्स आप बना कैसे सकते हो? उन्होंने आग पकड़ लेनी है, दे विल कैच फायर एज दे कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल एटमॉस्फेयर। तो उस वजह से एमलगम इलेक्ट्रोड्स वहां यूज होती हैं जहां पर रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटसेट्रा, उसमें। अब एमलगम क्या होता है? मरकरी और सोडियम का मिक्सचर हो जाए, मरकरी सोडियम को कवर कर लेता है और एयर को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देता। मरकरी के अंदर मिक्स करके सोडियम की इलेक्ट्रोड बनाई जाती है और उसके आयंस के साथ उसको कांटेक्ट कराया जाता है। अगेन रिएक्शन तो वही है, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो एनोड बने चाहे वो कैथोड बने, ये तो हमें पता है ना, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो अब दो ये इलेक्ट्रोड्स, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपकी जानी पहचानी सी थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी इलेक्ट्रोड पे। इसका एक एक शब्द नोट होगा, मेरे साथ साथ नोट होगा, क्योंकि इसके ऊपर वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो पिछले टॉपिक से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे। तो जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए भी थे वो इसीलिए कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड अभी नहीं हुई थी, तो ये दोनों तो नॉट अ बिग डील, आप कर लोगे। अब आते हैं नंबर 3 इलेक्ट्रोड पे। नंबर 3 इलेक्ट्रोड भी आपकी जानी पहचानी इलेक्ट्रोड, एंड दैट इज गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस इलेक्ट्रोड हमने कौन सी की है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो गैसियस इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं? गैसियस इलेक्ट्रोड में हम प्लैटिनम ब्लैक के सरफेस पर गैस को एड्सॉर्ब होने देते और वहां उसके आयन से उसको कांटेक्ट करवाते। तो 3 इलेक्ट्रोड तो अपनी सुनी हुई है। व्हाई आई एम टेलिंग यू द इलेक्ट्रोड विच इज कमिंग ओरली, क्योंकि कुछ लोग नोट कर रहे हैं, तो आई एम वेटिंग एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। तो तीसरी इलेक्ट्रोड कौन सी होगी बच्चों? गैसियस। गैसियस आप बड़े अच्छे से पूरे डिटेल में कर चुके हो। तो गैसियस इलेक्ट्रोड एक बार आपको निगाह डाल देती हूँ, ये आप कर चुके हैं, मैंने वहीं से स्लाइड कॉपी कर ली दोबारा। यू ऑलरेडी मेड दिस। गैसियस इलेक्ट्रोड कुछ ऐसी दिखती है जिसमें प्लैटिनम के सहारे से गैस दी जाती है। बट तब हम एनसीईआरटी बेसिक कर रहे थे, अपना फंडा तैयार कर रहे थे, तो हमने क्या किया था? हमने सिर्फ हाइड्रोजन का केस किया था और कोई हमने कॉम्पिटिटिव केस नहीं किए थे। इतना बेसिक जिसको आता हो उसको सिर्फ गैसियस इलेक्ट्रोड में आगे अब ये लिखना है। वो जो एक पेज छुड़वाया है मैंने, ये आपको फ्रेश पे लिखना हो, आपकी मर्जी है, जहां भी लिख रहे हैं। दिस इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक जो मेरी 7 स्लाइड्स में आया हुआ है। तो
कोई दिक्कत नहीं है, जहां से नोट किया वहीं से कर लो, जहां पेज छोड़ा था वहां स्टार लगा दो, टू बी कंटिन्यूड ऑन दैट पेज, और इस पेज को कुछ और कर लेंगे, स्टार लगा के टू बी कंटिन्यूड ऑन दैट पेज, जो पेज अब आप लिख रहे थे इतनी देर से। सो अब इधर भाई गैसियस इलेक्ट्रोड में क्या था, फिर से सिर्फ हेडिंग्स डलवा रही हूं, बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। पिछली स्लाइड पे दिखा दिया आपने, कहां पढ़ा है, कहीं आपको लगे एकदम ही नया टॉपिक उठा के ले आई हूं मैं, ये मैं करा के आई हूं। प्लैटिनम पर ध्यान से, प्लैटिनम पर H2 और साथ में उसका कांटेक्ट किससे, उसकी सॉल्यूशन में मौजूद आयन से, उसको आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला, राइट? उसको आपने क्या बोला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक और एग्जांपल इसका, अभी तक मैं दूसरा एग्जांपल चुपचाप क्वेश्चंस में डाल दिया, आपने कर भी लिया है। प्लैटिनम Cl2 Cl नेगेटिव। अब आप जब ये कर आए हैं तो ये इतना तो दिमाग हम मानते हैं डीपीपी के थ्रू आप में आ जाएगा कि ये भी वही बात है। क्या बात है भाई, अब के Cl2 से Cl नेगेटिव बन रहा है, तो देख लीजिए ये भी रिडक्शन है। इसका तो रिएक्शन में लिख ही नहीं रही क्योंकि बड़ा ऑब्वियस है, आप लिख लिख के थक गए होंगे। सो 2 गैसियस इलेक्ट्रोड हो गई। तीसरी गैसियस इलेक्ट्रोड जिस पे आपके क्वेश्चन अटके हुए हैं और जिस पे आगे अभी बहुत कुछ आएगा, रस्टिंग में, फ्यूल सेल में, जो रॉकेट में बैटरी जाती है, उन सब में ये आने वाला है। तो ये इस चैप्टर में 3 बार डिस्कस होगा। फर्स्ट, सेकंड विल बी इन बैटरीज, थर्ड विल बी इन कोरोजन, रस्टिंग। तो तीसरे तक आते आते आपको रट जाएगा, राइट? तो थर्ड टाइप की इसी में एग्जाम्पल गैस इलेक्ट्रोड्स में इज दिस। यहां कोई आप इफ्स एंड बट्स मत रखना अपने लिए। अब आप सोचिए मैंने क्या दिया है, O2। O2 के साथ क्या लिखा है, आयन। और आयन किस कंडीशंस में होते हैं, ऑलवेज एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर, और थोड़ा सा कोई बेस डाल दिया होगा, NaOH थोड़ा सा डाल दिया। एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारे OH आयंस हैं, H+ आयंस भी, और वाटर तो है ही। एक्वस का मतलब वाटर तो टिका के है। अब हम रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत ध्यान से, हम रिडक्शन पोटेंशियल जब रिपोर्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं जो भी चीज दी है उसका रिडक्शन हो रहा है। वो बात अलग है कि वो जब एनोड बनेगा तो अपने आप उसमें रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है? सो रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं बनाना चाहूं इसका, O2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये अगर रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, ऑक्सीजन की मेनली 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो 0 या -2। तो इसको तो जाना तो इसमें पड़ेगा, लेकिन कैसे, दिस यू नीड टू लर्न। ऑक्सीजन अगर एक्वस मीडियम में है, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके, अब किसी से भी विल बी टेक केयर ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड तो कर ही रही होगी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, तो जिससे भी ले वो मेरा सरदर्द नहीं है इस वक्त। किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करके क्या बनाने वाली है, OH नेगेटिव। तो आज तो मैंने जेई नीट में ले लिया इसको क्योंकि मेरे को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड लेने थे। अभी एनसीईआरटी में 2 जगह आएगा ये, जब रस्टिंग पढ़ेंगे तब भी और बैटरी पढ़ेंगे तब भी, तब आपको कहेंगे फिर से लर्न कर लो। सो इट इज गोइंग टू कम नाउ ऑनवर्ड्स। सो इस इलेक्ट्रोड में अगर आप ध्यान से देखिए, आप कहोगे O2 का OH में कन्वर्ट होना, क्या O2 का OH में कन्वर्ट होना हुआ है, यस। लेकिन किससे, हमने तो सोचा था O2 का 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और उससे OH बन जाएगा। आप जानते हैं जब आप बैलेंसिंग किया करते थे रेडॉक्स की, तो आपको पता है कहीं O कितने कम है उस हिसाब से उतने वाटर और OH आयन ऐड कर दो। रिमेंबर दैट स्टेप, एंड में आके वाटर H के लिए आप प्रोटॉन्स ऐड कर दो और OH के लिए एक साइड OH नेगेटिव ऐड कर दो, दूसरी साइड उसके उतने ही H2O ऐड कर दो, वो ध्यान है। तो H2O तो हमेशा है तुम्हारे पास, तो यहाँ इसमें नहीं फंसना, इसमें तो वाटर दे ही नहीं रखा, तुमने क्यों यूज कर लिया, एक्वस लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? और O2 का OH2 नेगेटिव में जाने में अगर तुमने ये बैलेंसिंग नहीं पकड़ी, तुम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाओगे। मुझे दिक्कत वहां है। माय प्रॉब्लम इज, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे कि 4? ये भी एक डाउट आता है, 2 की 4? मेरे हिसाब से 4 आने चाहिए थे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 में थे, 2 ऑक्सीजन 0 में थे। ये 2 ऑक्सीजन 0 वाले किस में गए, -2 में। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 4। चेक, ठीक है? तो ये आपको अभी क्रिएट करनी पड़ेगी 2-3 बार। तो ये हुई मेरे पास तीसरी इलेक्ट्रोड, दैट इज, मतलब
तीसरी इलेक्ट्रोड नहीं कह रही मैं, कैटेगरी जो थी उसमें 3 एग्जाम्पल थे गैशियस इलेक्ट्रोड की। इस तरह से आपके पास ये कुछ मामला तैयार हुआ। आगे चल सकते हैं। नाउ फोर्थ कैटेगरी, इसके ऊपर ही क्वेश्चन अभी 34th मैंने नहीं कराया था कि पहले मैं ये टॉपिक कराऊंगी और आपकी डीपीपी का 34th क्वेश्चन खराब हो जाएगा अगर मैंने स्पून फीड कर दी और आपने जबरदस्ती मान लिया। इसके बाद 34th क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चौथी इलेक्ट्रोड मेरे पास आती है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन। 3 चीजें एक साथ। क्या 3 चीजें? स्लो स्लो समझिएगा। मेटल की रॉड, उसको डिप किया हो या डायरेक्ट टच किया हो किससे? मेटल के एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से। इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो पक्का ये सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा, पेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी? सॉल्ट का एनायन, सॉरी जो एनायन है उसमें उसका सॉल्ट। अब ये क्या कैसे करूं मैं? मान लीजिए मेटल मेरे पास है सिल्वर, तो यहां पर सिल्वर का किसी एनायन के साथ सॉल्ट होगा, जैसे कि Ag। ये क्या है बच्चों? मेटल। इसका मेटल का एक स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट में लेकर आई, दिख रहा है सबको? जो इसके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में एनायन था, उस एनायन का किसी मेटल के साथ सॉल्ट। यहां वापस AgCl नहीं है, तो बिना एग्जांपल की मैं क्लैरिटी से नहीं बता पा रही थी। एक लिया मेटल, उस मेटल का कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट लाइए पेस्ट की फॉर्म में, पेस्ट ही होगा या पिसे हुए सॉलिड को पेस्ट सा ही बोल देते दिस। और जिस एनायन के साथ तुमने इसका सॉल्ट बनाया है स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, उस एनायन का किसी और मेटल के साथ सॉल्युबल सॉल्ट उठा के लाइए। इन 3 को अगर आप एक साथ लिखते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रोड बन जाती है। इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? लास्ट क्लास में क्वेश्चन में अड़े थे हम इसको लेके, तो तब भी मैंने थोड़ा सा आपको जबरदस्ती बता तो दिया, बट इस टॉपिक के बिना बताना चाहिए नहीं था। AgCl सॉलिड है, इसके अंदर दिख रहा है सबको। ये AgCl एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मैंने मेंशन करना है हमेशा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag का क्या हो रहा है इसमें? रिडक्शन। ठीक है, आपको ये डिटेल पता है नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया तो इसको एक्सेप्ट कर लेना बस। क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना। इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, ये क्यों लिया, नहीं जा सकते, जरूरत नहीं है। तो ये हो गई मेटल, मेटल का अपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ कनेक्ट होना और उस एनायन का किसी और मेटल के साथ एक सॉल्ट लेके आना जो कि सॉल्युबल है। इस कैटेगरी में दूसरी आती है आपके पास कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसे देखिए, ड्रॉ करिए, लिखिए। यानी कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या है? उसमें कॉपर वायर हमने ब्लैक कलर से बनाई है। उस कॉपर वायर के थ्रू मरकरी, मतलब ये देखिए कॉपर वायर है सर्किट में जोड़ने की, और नीचे कौन सी वायर है? प्लेटिनम। ठीक है, कॉपर वायर ऊपर है जो पूरे सेल के सर्किट में डालनी। इतना खर्चा नहीं कर सकती मैं कि वो जो एक्सटर्नल सर्किट मैंने बनाया वो भी प्लेटिनम का बना डालूं। नीचे तो वही प्लेटिनम ही है। प्लेटिनम वायर के थ्रू मरकरी अपने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2 एक पेस्ट की फॉर्म में कनेक्टेड है, और उसके ऊपर वही एनायन जो कि Cl था उसकी सॉल्यूशन विद पोटेशियम अवेलेबल है। तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं। Hg के ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2 और उसके ऊपर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन। जब ये तीनों एक साथ हैं इसको बोलते हैं मेटल, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसके एनायन का सॉल्ट, कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसमें होगा क्या? आपको इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम सब दे दिया कैसा दिखता है। इस कॉपर वायर के थ्रू मैं इसको सर्किट में डाल रही हूं, तो सर्किट की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो गई है यहां पर, क्योंकि इधर की तरफ सॉल्ट ब्रिज दिखा रखा है मैंने, तो मेरा सर्किट इस डायरेक्शन। जब सॉल्ट ब्रिज इधर दिखाया हुआ मतलब अदर कंटेनर इधर है, ये एक साइड में बना दिया, दूसरी साइड में दूसरा कंटेनर होगा, तो इस तरह से इसको सेल को कनेक्ट करने के लिए बाहर की वायर है वो इधर डायरेक्शन में गलत बन गई थी, इट शुड बी देयर। एनीवेज,
अब इस इलेक्ट्रोड में होता क्या है, रिएक्शन, असली मुद्दा ये है, इसका हाफ रिएक्शन। तो इसका हाफ रिएक्शन समझिएगा। पहले तो इसको शो कैसे करते हैं, अब तो पता लगी गया, Hg नीचे लिक्विड, ऊपर Hg2Cl2 सॉलिड पेस्ट और उसके ऊपर KCl, ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। ये आपको जिस भी क्वेश्चन में मिले बिना किसी हेजिटेशन के नीचे ये रिएक्शन लिखने की अब हिम्मत रखिएगा कि इसमें क्या हुआ है, Ag प्लस 2Cl माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, Ag बोल दिया, Hg बोलना था, Hg2Cl2। मैंने ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर रिडक्शन की फॉर्म में दिखाना होगा तो बच्चे पलट लेंगे, राइट। हर जगह क्यों आपको पकी पकाई खीर दी जाए, एक जगह ऑक्सीडेशन दे दिया, पलट लीजिएगा जब रिडक्शन दिखाना होगा। आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इट इज गोइंग टू डू। जितनी भी इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको पढ़ाई, जो भी, दे ऑल फॉलो वन थिंग, इनका रिडक्ट, और इस केस में सॉरी जितनी में तो है ही, वो तो आगे का टॉपिक ही चल रहा था अपना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सोल्यूशन। कोई नई बात नहीं बता रही, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन बदलती है तो पोटेंशियल वैल्यू बदलता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तभी मैंने H आयन कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया था, प्लस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स किया था, दैट वाज 1 मोलर। तो जब जब कॉन्सेंट्रेशन तुम बदलोगे तब तब समस्या आ जाएगी, पोटेंशियल बदल जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि बच्चे इसको लिख चुके हैं, या डू आई नीड अनदर स्टैंडर्ड एट ऑल, हमें और इलेक्ट्रोड्स की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। ये भी एक समस्या है कि क्यों मेरे को एक और इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड की तरह यूज की जाती है। कैलोमल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अनदर स्टैंडर्ड। जब भी मेरे को किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह आई विल प्रेफर दिस इलेक्ट्रोड। तो अब मैं उस बात पे आती हूँ, प्रॉब्लम्स। आप इसके बाद लिखिए, मैं कहां लिख रही हूँ, डजंट मेक डिफरेंस, आप अपना कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए। एनीथिंग, अच्छा आ रही, प्रॉब्लम्स इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ गैसियस इलेक्ट्रोड। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। गैसियस इलेक्ट्रोड कोई भी बहुत डिफिकल्ट होती है हैंडल करनी। सेकेंड पॉइंट, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, ये मेरा किसी ना किसी लास्ट स्लाइड पे मिल भी जाएगा, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम की लिखा लिखा है, सुंदर मिले, आप मेरी राइटिंग मैनेज कर दो। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर पर मैनेज करना इज अनदर टीडियस टास्क। इसको इतना मैनेज करना इज डिफिकल्ट, प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैनेज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीजें। तीसरी और आखिरी चीज, एनी इंप्योरिटी, जरा सी भी, थोड़ी सी भी कोई इंप्योरिटी आई, इट विल पॉइजन माय इलेक्ट्रोड। ये कोई छोटी प्रॉब्लम्स नहीं थी। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किस पे शिफ्ट हो गए, कैलोमल पे, राइट। इन सबको अवॉइड करने के लिए सो वी नीड सम अदर स्टैंडर्ड, और उसमें हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड को चूज किया। कैलोमल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह यूज होने लगी। ये 3 प्रॉब्लम्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आई। आ गया सबके पास ये इलेक्ट्रोड्स। अब इन सभी इलेक्ट्रोड्स के बाद एक और इलेक्ट्रोड लिखिए। मेरे को कैलोमल इलेक्ट्रोड को लाने के वक्त आपको ये इंफॉर्मेशन देनी कंपलसरी थी कि क्या जरूरत पड़ गई कैलोमल को एक स्टैंडर्ड बनाने की, क्योंकि कैलोमल इज गोइंग टू बी न्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नाउ। तो क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए हमने फिर क्या लपक लिया मौका, कैलोमल इलेक्ट्रोड को ही एक और स्टैंडर्ड के तौर पे हम यूज कर लेते हैं। लास्ट कैटेगरी, लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड इज वेरी इजी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। इसको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का मतलब, अब यहां पर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल तुमको करके दिखा दिया, रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन होता क्या है अगर आप ध्यान दें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में किस तरीके से बनाई जाती है, एक ही सॉल्यूशन में सेम मेटल के 2 आयंस हैविंग डिफरेंट चार्ज डिप कर दो और उसमें साथ में प्लेटिनम की वायर डाल दो। तो इसमें क्या किया, 2 सॉल्ट्स ऑफ सेम मेटल विद डिफरेंट चार्जेस, 2 आयंस कह सकते हो, 2 सॉल्ट्स कह सकते हो। आयन कोई मार्केट में खुले तो मिलते नहीं है,
अगर मेरे को 2 आयंस लाने तो उसके 2 सॉल्ट्स लाने पड़ेंगे, FeCl3 और FeCl2 लाना पड़ेगा, तो सोल्यूशन में जाके अपने आप वो ये प्रोड्यूस कर देंगे। एक ही कंटेनर में एक ही आयन के एक ही मेटल के 2 अलग अलग चार्जेस वाले आयंस अगर इकट्ठे डाले जाएं और ऐसी कोई इलेक्ट्रोड आपको मिले तो उस इलेक्ट्रोड को रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहते हैं और उसको इस तरह से कॉमा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहा होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब आपको पता है ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के नाम से भी बोला जा सकता है, राइट। सभी की सभी इलेक्ट्रोड्स जो मैंने पढ़ाई वो सभी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में आती है। रिवर्सिबल का मतलब किसी की गट फीलिंग कोई बता सके? क्यों सिद्धार्थ, रिवर्सिबल का क्या मतलब है यहाँ पे? यस, रिवर्सिबल मतलब अगर तुमने इसके सामने कोई ऐसी चीज रखी जो ऑक्सीडाइज होती है अकॉर्डिंग टू E0 वैल्यू, तो ये रिडक्शन प्रोसेस दिखाएगा, कैथोड बन जाएगा। इसके सामने कोई ऐसा मेटल ऐसी चीज रखी जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिडक्शन, और ऐसी चीज रखी जो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है तो ये ऑक्सीडेशन। यानी ये सामने कौन रखा है उससे बिल्कुल डिपेंड करेगा, ये एनोड भी बन सकता है, ये कैथोड भी बन सकता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है जब चाहे इसको एनोड बना लो, जब चाहे कैथोड, रिएक्शन उल्टा ही तो करना है। और E0 सेल में तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे फॉर्मूले में पहले ही माइनस है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पुट करिए और काम चल जाएगा। एम आई राइट? आगे चले। सो ये आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स का कैटेगरी हुई खत्म। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अब आप देखते ही पहचान जाओगे लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोड है H+ एक्वस। मैंने आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोड कराई थी OH- एक्वस, अब मैं करा रही हूं H+ एक्वस। कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं ताकि उसमें H+ और OH आयन की तादाद बढ़ सके, वाटर डिसोसिएट हो सके। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़े से एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, तो उससे H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यही पकड़ना है इसमें। आपने तो OH नेगेटिव दिया था और अब के H+ है। आप सोचो OH नेगेटिव की मुझे जरूरत ही कहां पड़ी थी, मेरे को तो जरूरत H2O की पड़ी थी। तो अब उसी बात को हम पकड़ेंगे। आगे इसमें एक और इलेक्ट्रोड क्या दे रखी है, M2+ से M। सारी वैल्यूज पढ़ो ब्रैकेट में जो दिए। O2 का प्रेशर 1 बार, HCl की तो चलो नहीं दी, वहां से तो वाटर ही ले रहे हैं हम। M2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये तो स्टैंडर्ड ही होगी एक तरह से, राइट। चलिए अब मेरे को कहा गया है pH ऑफ, जो भी अब HCl दे रखा है उसी की तरफ इशारा है, द pH at which oxygen gas start to evolve at anode। पहले तो क्वेश्चन समझो पूछा क्या, ठीक है। E0 वैल्यूज दोनों दे रखी है वो नीचे ब्रैकेट में। क्वेश्चन में कहा है इस सेल में O2 कब इवॉल्व होगा। O2 इवॉल्व होने का क्या मतलब है? O2 इवॉल्व होने का मतलब समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। पहले तो चेक करो, मैंने आपके सामने ये लिखी इक्वेशन, उस केस में OH नेगेटिव था तो मैंने वाटर के सहारे से लिखी, इसमें H+ है तो मैंने H+ के सहारे से लिखी, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी करेक्टेड है। एनीवेज चेक दिस, क्या हुआ अगर यहां पर, क्योंकि मैं तो रिडक्शन रिएक्शन ही रिपोर्ट करूंगी, मेरे को तो रिडक्शन पोटेंशियल रिपोर्ट करना होता है। इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन हाफ लिख रही हूं मैंने मुझे पता है मैंने यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ लिखा है, अभी इसको हटा देती हूं, अब कंफ्यूज ना हो जाए। इस रिडक्शन हाफ को भी वर्ड को हटा देती हूं, आपको सिर्फ रिडक्शन बता रही हूं मैं, क्योंकि दोनों कंटेनर में रिडक्शन मैंने सोचना है कि होता है, फिर देखेंगे किसमें होता है किसमें नहीं होता, और फिर E कैथोड माइनस E एनोड सेल के बारे में बात करेंगे। तो हर एक का, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है, चेक। क्वेश्चन में नीचे देखिए O2 से क्या बनता हुआ दिया है, H2O। तो मेरी मजबूरी है, मेरे को जो वैल्यू यहां दे रखी है वो इसकी दी है, इसीलिए मैंने रिडक्शन लिखा है। बट ये कौन से कंटेनर का है, ऑक्सीडेशन हाफ का, बट लिखा रिएक्शन रिडक्शन। एनीवेज ये दिखा मेरे को, और इसको मैंने जब H+ के सहारे से किया, मुझे अल्टीमेटली तो ये चाहिए था N, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए था, कि O2 से H2O बन रहा है। अब O2 से H2O बन रहा है, और ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते O2 वाला केस, तो हमें भी 3 जगह करना है।
तो O2 का H प्लस के साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेना और उससे H2O बनना दिख रहा है, ये क्या हुआ, रिड्यूस। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मेरे को O2 इवॉल्व करवानी है। O2 इवॉल्व करवानी है मतलब इसका उल्टा करना है। कब होगा इवॉल्व? O2 तब इवॉल्व होगी जब ये कंटेनर एनोड बन पाएगा और ये कंटेनर कैथोड बन पाएगा। कब ये कंटेनर कैथोड बनता है, कब ये कंटेनर एनोड बनता है, वो मुझे बड़ी बेसिक सी कंडीशन पता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेस, लिख सकती हूं ये बात, और इसका ऑटोमेटिकली मोर। अगर मेरे को एक का और दूसरे के रिडक्शन पोटेंशियल की कोई इक्वेशन मिल जाए तो पहले तो मैं दोनों को इक्वल कर दूंगी। इक्वल करते ही आ जाएगी कौन सी सिचुएशन, जब दोनों में बराबर हो जाए इक्विलिब्रियम, ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तुमने इक्वल कर दिया। जैसे ही इक्वल वाली सिचुएशन आ जाएगी फिर मैं बता दूंगी मेरे को कम करना है, ये मेरे को इसकी वैल्यू तो छोटी करनी थी ना। इक्वल कब होगी वो बता दूंगी और किस पीएच पे। ये पीएच रखोगे तो इन दोनों की हो जाएगी इक्वल, और इससे थोड़ा सा पीएच बदल दोगे तो ये एनोड बन जाएगा। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन मुझे रिपोर्ट करना होगा। अब अभी समझते हैं करना क्या है मुझको। मेरे को ये पता है अगर इसके लिए मैं नर्स्ट लगाऊं तो ये होगा, चेक करना। पीएच के लिए मेरे को एच आयन पे आना पड़ेगा और एच आयन मेरे पास ये रहा। पीएच के लिए मेरे को एच आयन पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन में हिंट तो दे रखी है कि किस पीएच पे O2 इवॉल्व होनी शुरू होगी। मेरे को नहीं पता एंड क्या होगा, बट एक बार शुरू करते हैं। तो जब मैंने इस वाली इलेक्ट्रोड पर लगाया, चेक करिए सही लगाइए नर्स, ये तो चेक कर पाएंगे। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑलरेडी मेरे को कितना दे रखा है, 1। मैंने यहाँ 4Q लिखा, मेरी क्लास को अब पता होगा। इसकी पावर 4Q लगाई, पता होगा। वो बात अलग है, लॉग से ऊपर जाके 4 कट जाने हैं, ये भी आपको पता है। मैं शुरू से यदि इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देती शायद मेरा ये टाइम भी बच जाता। आपको पता है आप इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते थे, तो दैट इज योर चॉइस, बट मैं बड़ा इलेबोरेटिव बता रही हूं। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में 1.23 दे रखी है, आप देख सकते हो किसकी, ऑक्सीजन वाले की स्टैंडर्ड। और अब ऑक्सीजन की वैल्यू ये H डिसाइड करेगा, पीएच। तो मुझे पता है ये माइनस ऊपर लाई हूं, माइनस लॉग H प्लस 4। अब आपसे ये समझ लो कि मैं ये ऊपर लेकर आई हूं, आगे माइनस लगा दिया तो 4 एज इट इज रहेगा, और वो 4 कट के ये आ गया। क्या मेरे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि पीएच तो मुझे पता ही लगाना है, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये आ गया ऑक्सीजन वाली का कि पता तो ऐसे चलेगा, इट शुड बी इफ इट इज इक्वल टू मेटल वाली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो सेल का इक्विलिब्रियम होगा, ना कोई कैथोड बनेगी ना कोई एनोड बनेगी। ये आ गया एवरीवन। दूसरी इलेक्ट्रोड क्या दे रखी थी इस क्वेश्चन में? दूसरी इलेक्ट्रोड तो सिंपल सी ये दे रखी थी, मैंने बस अपने शौक के लिए लिख लिया, ये इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में 1 मोलर लिखा है नीचे। जब क्वेश्चन में 1 मोलर लिखा है तो ये और ये तो बराबर ही है, मतलब स्टैंडर्ड ही दे दी इलेक्ट्रोड। तो अदर इलेक्ट्रोड का तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोई बेचैन हो रहा हो कि इसकी क्यों नहीं लिखी तो मैंने लिख दी। इट इज यूजलेस टू राइट, जरूरत ही क्या थी, जब पता है यहाँ 1 है तो ये सारा का सारा तो खत्म ही हो गया, 0 ही हो गया पूरी टर्म, तो ये तो दोनों तो इक्वल है। अब दोनों साइड की इलेक्ट्रोड का मेरे पास पोटेंशियल वैल्यू आ गई, इंक्लूडिंग पीएच, विच आई डोंट नो द वैल्यू, बट पीएच वर्ड आ गया। ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जब बराबर होंगे, ये दोनों पोटेंशियल जब बराबर होंगे, कह सकती हूं बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ना इधर का इधर होगा ना इधर का इधर होगा। अब मेरे को किसको एनोड बनाना है? ऑक्सीजन वाले को। ऑक्सीजन वाला सेक्शन ये है, इसको एनोड बनाना है, तो इसकी वैल्यू क्या करनी है? छोटी। इसकी वैल्यू अगर छोटी करनी है तो मुझे ये बड़ा करना पड़ेगा, हाँ या ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बड़ा करना पड़ेगा। इसको बड़ा करने में मेरे पास क्या है? पीएच बढ़ा दो, जितना भी पीएच की वैल्यू अब इस इक्वेशन से तुम निकालोगे उससे बड़ी। तो अब इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया, बहुत ही ईजी है, मैं करके नहीं दिखा रही आपको, जो इस क्वेश्चन तक पहुंचा है वो मेरे से पूछ भी नहीं सकता पीएच 4 कैसे आया। पीएच आया 4, तो पीएच अगर तुम 4 से बड़ा करोगे, ये सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ओवरऑल इसका रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा तो ये रिड्यूस नहीं हो सकती, कैथोड नहीं बन सकती, इसको क्या बनना मजबूरी है? एनोड। दैट वाज माय क्वेश्चन, इट इज नॉट अ बटर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा।
क्लियर है सबको, एवरीवन? हाँ जी, मैम एक डाउट था। एक सेकंड सामने से आया, फिर तुम्हारा लिख। हाँ बोलो बोलो। वो OH नेगेटिव है ना। हाँ हाँ, H2O तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम में मैं दोनों साइड H2O कब लिख सकती हूं, जब मेरे को बैलेंस करना है H। सिमिलरली बेसिक मीडियम में जब मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना होता था तो क्या करते थे, जिस साइड जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस साइड उतने ही H2O डाल दो और सामने OH नेगेटिव डाल दो। तो उस बैलेंसिंग में गए तो फंसोगे। तभी बोल के चल रही हूं ये दोनों इक्वेशन O2 की H प्लस के साथ और O2 की OH माइनस के साथ, यू नीड टू क्रैम। और एक ही हर हालत में, अभी तो देखना बैटरी में भी यही आएगा, आपका फ्यूल सेल में भी यही आएगा, रस्टिंग में भी यही आएगा। यस, आपकी और भी किसी की आवाज आई थी? मैम 0.994 वैल्यू कैसे आई हमारे पास ई की? मैंने कहीं लिखी है कौन सी 0.994? क्वेश्चन पढ़ो बेटा, दे रखी है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, देखना एक बार। मैम इसमें एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू तो नहीं आ सकती, अबव विच ही आएगी, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और उसमें यही पूछा है अबव 4। अगर आप देखो क्वेश्चन तो एट व्हाट पीएच बोला है? यस मैम अबव विच ही बोला है, बट तो अबव विच तो अबव 4 हो जाएगा ना। एग्जैक्ट कैसे दें? इसमें ठीक है, मतलब पूछा ही इसीलिए है कि एग्जैक्ट ना निकालनी पड़े। एग्जैक्ट आप बता ही कैसे सकते हो, 4 के ऊपर कोई वैल्यू ले लो, सब पे ही हो जाएगा। चलिए, कंडक्टिविटी को लेके जो बात अभी बेसिक किताबी बात आपको पता होनी चाहिए। मेटेलिक कंडक्टर से हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, नॉन स्टॉप एक बार बता रही हूं क्या शुरू किया था और हमने क्या पढ़ा था। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में करंट के फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस R। उसकी यूनिट होती है ओम्स, और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मेटेलिक कंडक्टर। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वलिटी लाना पड़ा तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया रो, और इस रो को हम क्या कहते हैं, पहले क्या कहते थे, शुरुआत में क्या कहना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहना ये चाहिए। Why it is called as specific resistance? Because this is equal to resistance of a highly specific conductor जिसकी length is 1 centimeter, cross section area is 1 centimeter square. You can report in meter also. ऐसे specific resistance को हमने नया नाम दे दिया, क्योंकि specific resistance 2 words थे, इसको एक word बना दिया resistivity। तो ये हुआ रेजिस्टिविटी। तो फर्स्ट कम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस एंड दिस। अब दूसरी स्टेज आती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। इस चैप्टर में यूनिट को ज्यादा पकड़ा गया है, इस टॉपिक में, सॉरी ये टॉपिक में कोई खास ग्राफिकल एप्टीट्यूड नहीं आएगा, यूनिट्स थोड़ी परेशान करेंगी। तो यूनिट क्या थी, दैट डे ऑल्सो वी कैलकुलेटेड इट, कि अब रेजिस्टेंस की यूनिट मुझे पता है ओम्स है, लेंथ और मीटर, लेंथ और एरिया की पता है, तो आप रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल के मेरे को ओम मीटर दे सकते हैं। तो ये तो था रेजिस्टिविटी। बट हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम मेटालिक कंडक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को। आज की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनने पड़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको डीपीपी का साइज बता रहा होगा, मात्र 1 पन्ना है, ज्यादा है नहीं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर का कंडक्टर का मतलब है एक सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस बने, और अब के कंडक्टिविटी कौन कैरी कर रहा है, चार्ज ऑफ आयन या आयन का फ्लो। मेटल में कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मेटालिक कंडक्टर्स में कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं दौड़ रहे, यहां कैटायन और एनायन अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ दौड़ रहे हैं। तो सपोज ये एक सर्किट था, इस सर्किट में मैंने ऐसे एक छोटा सा ग्लास का कैप्सूल जैसा लगा दिया और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैंने इंश्योर किया सारा इलेक्ट्रोलाइट उसी के बीच में रहे। अब के कंडक्टर कौन है, ये सॉल्यूशन। तो इसकी लेंथ मैंने क्या मैनेज करी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहे, 1 मीटर स्क्वायर।
तो ऐसा कुछ इमेजिन करिए, ऐसा होता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ऐसा ही है, अगर एनसीईआरटी घर जाके आप देखेंगे तो इसके 2-3 शेप्स में डायग्राम है। एक ऐसा है, एक थोड़ा लंबा कैप्सूल है, राइट। अलग अलग तरह से कैप्सूल की शेप होगी, बट उसमें भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसको किसी भी सर्किट में लगा दोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, और जो बल्ब जलना होगा जल जाएगा। मींस करंट कंडक्ट हो गया। तो करंट कंडक्ट हो गया तो ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो इस पे भी ये बात लागू होगी, यस। लेकिन यहां हम रेजिस्टेंस के बजाय क्या ज्यादा पढ़ेंगे, कंडक्टेंस, दैट इज जी, एंड इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। तो अब मेरे पास यहां पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। रो की जगह 1/ρ, L/A की जगह A/L। सिमिलरली जैसे रेजिस्टिविटी वर्ड आया था, वैसे ही 1/ρ की जगह एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, एंड दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज कप्पा। तो ये क्या हुआ, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू A/L। L/A को रेजिस्टेंस पढ़ते वक्त हम क्या नाम देते हैं, L/A इज सेल कांस्टेंट। इसको आपकी एनसीईआरटी ने जो सिंबल दिया है वो G स्टार दिया है। तो यहां पर A/L हो गया तो 1/G स्टार हो गया। 1/G स्टार को यहां ले गई तो क्या हो गया, G स्टार। आज के डीपीपी के 80% न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे है, तो इसीलिए बहुत जल्दी होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड होना है बस। G इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा। इसको इधर उधर अलटना पलटना आप करेंगे आज। सो इसमें अगर अब मैं इस फॉर्मूले को लैंग्वेज की टर्म में लिखूं तो ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कंफ्यूज मत होइएगा कि कंडक्टेंस को कई बच्चे समझ लेते हैं कंडक्टिविटी और वाइस वर्सा। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। What do I mean by conductivity? ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था। जैसे मैंने रो की आपको यूनिट बताई, वैसे ही कप्पा की यूनिट, राइट, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, दैट वी विल हैंडल। इतना हम लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कर चुके थे, इसके आगे कुछ नहीं किया। तो अब इसके आगे लेट मी बी वेरी स्लो एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम वी काउंटर व्हाइल डूइंग दिस। फिर वी विल शिफ्ट टू दीज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में भी यही मिलना है मेरे को। जब बात आप कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो एक बहुत बड़ी चीज, अभी पहले हम कहां से शुरू हुए, मेटालिक कंडक्टर, और किस पे सारा कुछ शिफ्ट कर दिया, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो दोनों के दोनों कंडक्टर्स जब तुम रिलेट करो, मेटल का कंडक्टर तुम देख सकते हो, मेटल के कंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत इजीली आप शुरू से सर्किट में वो देख रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का कंडक्टर आप पहली बार बना रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस माने G कैसे निकालते हैं, तो मैं तो कहूंगी लो ऐसे निकालते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए, लो जी एक छोटा सा कंडक्टिविटी सेल लाए, कैप्सूल, उसके अंदर मैंने KCl की सॉल्यूशन भर के दिया और तुम्हें लैब में दे दिया, निकालो इसका G माने कंडक्टेंस। तो कैसे निकालोगे, मैं जाऊंगी फॉर्मूला लिखूंगी, आपको बोलूंगी कप्पा दीजिए, A/L दीजिए, मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगी। दैट इज न्यूमेरिकल, विल कम इन लास्ट ऑफ द क्लास। एक्चुअली में कोई कैसे निकालता होगा, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब आप सोच के देखो ये चीज कितनी अनरिलायबल थी कि विल मेक श्योर 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को रखें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही हो। दिस इज हाईली अनरिलायबल। क्या मतलब है, सोल्यूशन इधर उधर स्पिल नहीं हो सकता, इधर स्पिल तो नहीं, इधर उधर निकल जाएगा, कुछ भी है, इलेक्ट्रोड को बिल्कुल दीवार के साथ थोड़े लगा दोगे। दिस इज हाईली अनरिलायबल मेथड कि मैं ऐसा 1 मीटर और वो ले लूं। तो ज्यादा रिलायबल मेथड की तरफ पहुंचते हैं। क्यों ना इस सेल का सेल कांस्टेंट L/A कैलकुलेट करके हमेशा के लिए इसके ऊपर लिख दें और सॉल्यूशन इसके अंदर की बदल बदल के करें। हर बार मेरे को ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही अनरिलायबल है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा मतलब कन्वीनियंट मेथड निकाला। मेजरिंग L and A इज इनकन्वीनियंट एंड अनरिलायबल एवरी टाइम। तो हमने एक रूल बनाया हर लैब में, जो ये छोटा सा कैप्सूल था ये फिक्स्ड डायमेंशंस का होगा। इसकी रूल फिक्स कर दिया कि ये फिक्स डायमेंशंस का होगा, राइट।
जो कहीं से बन के आया वहीं से लोगे स्टैंडर्ड, और चाहे नहीं भी कहीं से एक जगह से बन के आया। इस छोटे से कैप्सूल को अब मैं शब्द दे रही हूं, स्पेशल कंडक्टिविटी सेल्स बनाए गए जिनका L/A या A/L लिखा आता है। G स्टार L/A होता है, तो लेट्स यूज दैट। वो लिखा हुआ आता है। वो लिखते भी कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले उस पे आएंगे कि इस मेथड को फुल प्रूफ बनाने के लिए। तो इस मेथड को फुल प्रूफ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालो। बच्चों जब मैं रेजिस्टेंस निकालने को बोल रही हूं तो क्या ये ऑब्वियस है, कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल करके आप निकाल ही लोगे। मैं अपने सेंटेंसेस को लंबा तो ना करूं ये बोल के, जिसका R आ गया उसका G तो आ ही गया, वो तो 1/R ही तो करना है। तो लेट्स फोकस ऑन R, G बाद में आ जाएगा। एक सॉल्यूशन का आप रेजिस्टेंस निकालो, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है, जिसका कप्पा आपको पहले ही पता हो, राइट। तो सोच के देखो, आपको कप्पा पता है, राइट। आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, कहीं से कहां से, फिजिक्स लैब से लेके आएंगे अभी। रेजिस्टेंस निकाल लिया तो G आ गया। उस सेल में आपने एक ऐसी सॉल्यूशन भरी जिसका कप्पा आपको पता है। बच्चों 2 मिनट बाद नोट करेंगे, इसमें पिछले 7-8 सालों का तजुर्बा है, गोल घूम जाते हैं। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने इसको लंबा नहीं खींचा, टाइम था मेरे पास। मैं लास्ट क्लास को लेके इतनी कंफ्यूज्ड थी कि मैं अगर डीपीपी के क्वेश्चंस कराऊंगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं टॉपिक कंप्लीट करा सकूं। ये टॉपिक अगर कंप्लीट ना हो तो अगली क्लास में रीस्टार्ट करना पड़ता है। लिख लेना इसको। मैं एक कंडक्टिविटी सेल नाम का कैप्सूल लाई। अब मैं उसको रिलायबल बनाने के लिए क्या करती हूं, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसका कप्पा मेरे को पहले से पता है। कप्पा माने कंडक्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस कहीं से निकालती हूं, राइट। रेजिस्टेंस निकाल लिया तो कंडक्टेंस भी आ गया, और इस फॉर्मूले में पुट करके उसका सेल कांस्टेंट हमेशा के लिए उसके ऊपर मार्कर से लिख देती हूं। हर बार L/A आप कैलकुलेट मेजर करोगे, सब करोगे, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अब के सोच के देखो, मैंने L/A नापा नहीं है, क्या पता वो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में नहीं थी, थोड़ी सी पीछे भी घुसी हुई थी। आई डोंट केयर नाउ, वो 1 मीटर था कि वो 1 सेंटीमीटर था कि 1.1 सेंटीमीटर था या 0.92 सेंटीमीटर था, मेरे को तो एग्जैक्ट प्रिसीजन चाहिए भाई। तो अब मैंने वो मैनुअली नापने वाला कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया। तुम रखो इलेक्ट्रोड मर्जी कहीं पर भी, एक छोटे से कंडक्टिविटी सेल में। अब मैं तो ये बात भी श्योर कर रही हूं कि मेरा तो इलेक्ट्रोड प्रॉपर यहां होगी। आई डोंट नो ये 1 मीटर था कि नहीं था, लेकिन मैंने इसका G स्टार फिक्स कर दिया, इसका सेल कांस्टेंट फिक्स कर दिया, और कप्पा कहीं और से लेके आ गई तो कप्पा भी आपको दे दिया, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस किसी सोर्स से नापा और G स्टार इसका निकाला। G स्टार माने सेल कांस्टेंट, और इसके ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया। तो जो कंडक्टिविटी सेल मेरे को लैब में मिलेगा, मेरे को टेंशन ही नहीं लेनी इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे क्या 1 है क्या नहीं है। आई एम नॉट वरीड नाउ। मुझे G स्टार मिल गया उसके ऊपर खुदा हुआ, और जब मेरे को उसका G स्टार मिल गया, अंदर जो सॉल्यूशन भरी थी, जिसका रेजिस्टेंस निकाल के G पुट किया था या जिसका कप्पा पुट किया था, उस सॉल्यूशन को गिरा दिया और रख दिया। अब आए जी, टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी अननोन सॉल्यूशन दे रखी है, इसकी कंडक्टिविटी निकालो, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, ये रिपोर्ट करो। अब उस खाली सेल में, कंडक्टिविटी सेल में नई सॉल्यूशन भरूंगी जिसका मेरे पास कप्पा नहीं है, और उसका G निकालने का तरीका आएगा, मेरे को दे रखा होगा क्वेश्चन में, भाई इसका रेजिस्टेंस इतना है। आप बच्चों से आज के न्यूमेरिकल में एक्सपेक्टेड एक ही चीज है, अगर रेजिस्टेंस दे रखा हो तो G निकाल लो, G स्टार दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करके कह दो NaCl का कप्पा इतना था कंडक्टिविटी, KCl का इतना था, सीजियम क्लोराइड का इतना था। फिर अगली क्लास में कोलार्श लॉ आएगा, वो कुछ और सवाल पूछेगा। तो आज तो आपसे बस इतना एक्सपेक्टेड है, एक सेल को हमने पहले एक नॉन सॉल्यूशन से भरा, नॉन माने जिसका कप्पा पता था, और उसका रेजिस्टेंस भी किसी से पूछ लिया, निकाल लिया, और उससे G स्टार निकाला और G स्टार फिक्स करके उसके ऊपर लिख दिया, एंड देन वी रीफिल द कंटेनर।
बोर्ड के क्वेश्चन में समस्या कहां होगी, ये दोनों काम एक ही न्यूमेरिकल में दे रखे होंगे। पहले एक नॉन सॉल्यूशन दी होगी, उससे तुम लोग जी स्टार निकालोगे, उसी क्वेश्चन में अगली एक और सॉल्यूशन दे रखी होगी, उसमें तुम वो जी स्टार पुट करोगे। गुरसहज यहीं पे रहो, उससे तुम जी स्टार पुट करोगे और ऐसे क्वेश्चन तक पहुंचाना मेरा आपका काम होगा। यही सब कुछ यहां लिखा है, अब नोट करो जो मैंने समझाया, यही सब कुछ यहां लिखा है, जरूर नोट करिए। और इसके बाद चलते हैं रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जो बोल दिया रेजिस्टेंस निकाल लो, देयरफॉर फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको कैसे निकालते होंगे वहां पहुंचते हैं क्विकली। व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाने वाली, ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस कहां से, देयरफॉर फाइंड रेजिस्टेंस, ये कहां से लाते हो तुम। ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज में अपनी सॉल्यूशन लेके जाते हैं, वो रेजिस्टेंस बताता है, हम नोट करते हैं। बस एक बार कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट आ गया, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बदल बदल के कप्पा निकाल के आपको देती रहूंगी। ऑब्वियसली हर बार रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम आगे चलेंगे, रेजिस्टेंस निकलता कैसे होगा। मेटालिक कंडक्टर से मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे शिफ्ट हो रही हूं। इस फॉर्मूले को भी इग्नोर कर देना, थोड़ी देर में आ रहा है, इसी के न्यूमेरिकल्स कराने, 2 फॉर्मूला हैं आज की क्लास में, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा अभी के लिए, बट लिख लेना, मतलब मेरे से पूछना नहीं ये कैसे आया, ये अभी आ रहा है। तो अभी पहले तो मेरे को मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में शिफ्ट लेके आना है। भाई मैं मेटालिक कंडक्टर को सोचूं आज के बाद से कि इलेक्ट्रोलाइटिक को, तो मेरे को किसको सोचना है, इलेक्ट्रोलाइटिक को। कैसे, देखिए, कोई भी मेटालिक कंडक्टर होता है तो उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, राइट। लेकिन अब जो मैं जहां जा रही हूं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वहां पर एक्चुअली ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वहां ये इतना यूजेबल नहीं है जितना ये है। यही आगे की क्लास है, इससे इसका शिफ्ट, इसी की शिफ्ट को अब मुझे पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर्स में, कंडक्टर्स में ये फॉर्मूला यूजेबल ही नहीं होगा, इसको बेटर बनाएंगे हम। तो इससे इसी की जर्नी आज की क्लास है। लेकिन पहला डिफरेंस ही, दूसरा डिफरेंस, और इस पे स्टेटमेंट वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, यहां लिखा है घटती है, क्यों। मेरा मानना है जब एक वायर से करंट कन्वे हो रहा है और उस वायर को अगर हम थोड़ा सा गर्मी या गर्म कर दें, हैवी लोड कर दें या गर्म कर दें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और तेज दौड़ने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनकी। क्यों तेज नहीं दौड़ रहे, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है टेम्परेचर के साथ, आपस में टकराएंगे और उससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, कोलिजन ज्यादा हो गया और नंबर ऑफ जो भी आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, उनके आपस के कोलिजन ज्यादा हो गए, उससे रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसमें कोई गलती इस सेंटेंस में एक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आ गया ये आंसर में, तो असर्शन रीजन में उड़ गए, -1। यस, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप ये इमेजिन करें, सॉरी, कि ये एक मेटालिक कंडक्टर है, दिस, ठीक है, इसको मैंने एक सर्किट में डाला है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रखे हैं वो किधर की तरफ दौड़ेंगे, ऑपोजिट चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से रिलीज होके निकले हैं और ये किधर की तरफ भाग रहे हैं, एनोड की तरफ, या कह लो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पीछे क्या बचा होगा, कैटायन। मेटल का कैटायन जो कि स्टेशनरी है, वो नहीं घूम रहा, वो नहीं मूव कर रहा। ये कैटायंस जो हैं, इन कैटायंस को क्या कहा जाता है, केर्नल्स। इन कैटायंस को क्या कहा जाता है, केर्नल्स। आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये केर्नल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड है, इसमें कोई फ्लूइडिटी नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है कि केर्नल्स मूव करने शुरू हो जाएंगे, मेटल मेल्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब आपने इसके आसपास टेम्परेचर बढ़ाया तो ये केर्नल्स ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगी। व्हेन दीज केर्नल्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रॉन्स को ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन देंगे। वो रेजिस्टेंस कौन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे रहे।
जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है वो कैर्नल्स की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है। वो पॉजिटिव कैर्नल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस दे रहे हैं और कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी उल्टा कम होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ने पे। लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर आप गर्म कर दोगे तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? डिसोसिएशन ज्यादा होगी। डिसोसिएशन ज्यादा, मान लो मैंने लिया ही स्ट्रॉन्ग, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी में वो एक दूसरे से इतना दूर भागेंगे और उनको वो एनर्जी मिलेगी, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे दौड़ पड़ेंगे। जस्ट उल्टा कि आप फिजिक्स में कंडक्टर्स में बोलोगे टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस घटता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, एक ये डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस सारा का सारा मेरे लिए काम तैयार कर गया। यहां नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। नेचर तो पता ही है जी, सिल्वर लोगे तो बेस्ट होगा कंडक्टर। ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? फिजिक्स वाले बच्चे बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, भाई मेटल स्मूथ है, रफ है, डेंटेड है, या पतला है वायर, या मोटा है, उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे करता ही है, L/A लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर मोर यूजेबल इज स्ट्रक्चर ऑफ नेचर, अलग बात है। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कितने आयंस। NaCl की कंडक्टिविटी कम होगी जबकि Na2SO4 की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। 2 Na निकल रहे हैं एक से। कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर सारा मुद्दा आ गया कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ाओगे तो शायद कंडक्टेंस बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। इस ऊपर वाले फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन का नामो निशान ही नहीं था। दैट इज वाई वो जो G* वाला फॉर्मूला, इट इज नॉट यूजेबल इन केमिस्ट्री। तुम कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बता रहे, मतलब मैंने 1 मुट्ठी नमक डाला है कि 4 मुट्ठी नमक डाले, तुम तो उसको मेंशन ही नहीं कर रहे, कंडक्टेंस सेम ही रख रहे हो। नॉट लॉजिकल। इसीलिए उस फॉर्मूले को कभी केमिस्ट्री में नहीं यूज करते, केमिस्ट्री में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। बिल्कुल सही। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। चलिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, वो तो है ही कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भी सेम रिलीज हो रहे हैं तो भी उनके साइज पे डिपेंड करेगा। जितना, अब मुझे ये बताइए, क्या सभी लोग इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो लिखना, पहले सुन लो, कंफ्यूज जाओगे। लाइन खींच दी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो ऊपर वाली लाइन है इसका इससे कोई लेने देने नहीं। क्वेश्चन याद आ रहा है यहां पे, वो बता रही हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 है। क्या मैंने इनका पीरियोडिसिटी चैप्टर से उठा के आयोनिक साइज का ट्रेंड सेम सही लिखा है? लिथियम सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा सोडियम, और उसके बाद पोटेशियम, एंड सो ऑन इन दिस ग्रुप। जिसका जितना बड़ा साइज, राइट, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम। मुझे देख के तो यही लग रहा है, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम। उस हिसाब से यहां पर क्या ये मेटल्स हैं बच्चों? नहीं, मेटल के आयंस। मेटेलिक कंडक्टर के नीचे ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो मैं मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात कर रही हूं, मैं एक कंफ्यूजन के बारे में बात करती हूं। लोग इसको मेटल समझ लेते है ही मेटल। नो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का कैटायन ला के तो दिखाओ तुम फिजिक्स लैब में, यहां पे नहीं ला सकते। इट इज सोल्यूशन। जब भी मैं Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव की बात कर रही हूं, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन से नीचे टूट के एक्वस फॉर्म में आया हुआ है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर्स नहीं है। ये कौन से कंडक्टर्स हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इनको मेटल मत समझ लेना, ये सॉल्यूशन में है। और ये तो चलिए आपके लिए लिखा है, इसका क्या करेंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट ये समझ में आ गया हम सबको कि ये मेटल नहीं है। तो ये जो नीचे मैंने लिखा है ये इसीलिए लिखा है, इट इज नॉट अ मेटेलिक कंडक्टर। ये कहीं मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में मत ले जाइएगा आप। तो अब खैर बाद में बात करेंगे नीचे क्या लिखा है, बट आपको बता दूं आगे डिफरेंसेस क्या हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर से बात करते हैं।
ऐसे मेटल्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उनमें कंडक्टिविटी दिखाने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है उनमें कंडक्टेंस कम होने के चांसेस हैं, राइट। इस पे मैं आगे और नहीं बोल सकती क्योंकि ये फिजिक्स के कंडक्टेंस में चला जाएगा, रेजिस्टेंस में चला जाएगा। इसके सामने यहां डिपेंड करता है आपने किस सॉल्वेंट में घोला है और उसकी विस्कोसिटी क्या है। अगर आप हनी में आयन को घोल दो तो हनी की तो इतनी विस्कोसिटी है अपने को ही नहीं वो फ्लो करने देता, आयन को क्या फ्लो करने देगा। और वहीं वाटर में डालोगे तो उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है फ्लो के अगेंस्ट। सो आपने जो सॉल्वेंट डाला है उसका नेचर और उसकी विस्कोसिटी भी डिसाइड करता है कंडक्टिविटी क्या होगी। ये सारे एनसीईआरटी से पॉइंट उठा रही हूं, मेरे मन गणन एक भी नहीं है, ये सब दे रखा है एनसीईआरटी में विदाउट एक्सप्लेनेशन, बस 4 पॉइंट्स दे रखे। इसके बाद मेटालिक कंडक्टर्स खत्म हुआ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक पॉइंट जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देना है, जिसके अगेंस्ट यहां कुछ नहीं लिखा। 5th पॉइंट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, दैट इज देयर मोबिलिटी। तो सुनिएगा फिर लिखिएगा, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, मैंने तो कर दिया कंजस्टेड। इन आयंस में जिनमें चार्ज सेम है, सॉल्वेंट सेम, विस्कोसिटी सेम, टेम्परेचर सेम, सब कुछ सेम रखा, 3 अलग अलग कंटेनर्स, एक में लिथियम क्लोराइड, एक में सोडियम क्लोराइड, एक में पोटेशियम क्लोराइड। ये आयंस ऐसे बैठे होंगे, इनके साइज का मेरे को पूरा आइडिया है। और मुझसे पूछा गया किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जो फास्ट मूव करेगा, चार्ज तो सेम ही है, विस्कोसिटी वगैरह सब सेम है, जो जल्दी पहुंचेगा इलेक्ट्रोड्स तक। जल्दी कौन पहुंचेगा, छोटा साइज कि बड़ा साइज? यूजुअली लगता है बड़े साइज की मोबिलिटी कम होती है, राइट। जितना बड़ा एटम है उतना उसको ड्रैग करके जाना होता है, उतना स्लो चलता है, और जितना छोटा आयन है उतना फास्ट चलता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? इसकी। +1 चार्ज इतने से पे, +1 चार्ज थोड़े बड़े पे, +1 चार्ज काफी बड़े पे। जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसमें हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। और हाइड्रेशन लास्ट चैप्टर में भी बात हुई है। छोटे से लिथियम पे मल्टीपल लेयर्स किसकी चढ़ जाएंगी? वाटर की। और आप सोच रहे थे लिथियम का साइज सबसे छोटा, सॉरी, लिथियम एक्वस का साइज सबसे बड़ा के आगे मैंने साथ में लिखा है वेरी वेरी लार्ज। यानी अब जो मैं आपको आयोनिक साइज नहीं दे रही हूं, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस दे रही हूं। ये बहुत बार जेई में आया हुआ और नीट में। आयोनिक साइज का करेक्ट ऑर्डर था लिथियम सबसे छोटा, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लेकिन हाइड्रेटेड आयंस का साइज जस्ट उल्टा हो गया। कौन बड़ा और भारी हो गया? लिथियम। लिथियम की मोबिलिटी इतनी कम होगी कि इसकी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी विल बी लेस। अंडरस्टूड? अब जो लिखना है लिखिए आप लोग। तो अगर कोई मेरे से मोबिलिटी पूछेगा, लिथियम की सबसे कम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, और उसका रीजन है हाइड्रेशन। तो इसको बहुत संभाल के ध्यान से, इसमें कई क्वेश्चंस आपके घुस गए, चाहे वो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे जेई नीट हो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस कई घुस गए इसके अंदर। तो डोंट मिस इवन अ सिंगल वर्ड। एनी ये चीज, ये मेटलिक कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रही मैं, ये आज की डीपी में भी क्वेश्चन है। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, चार्ज उतना ही होगा। तो अगर मैं कहूं Na+ और कैल्शियम 2+, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? कैल्शियम 2+, चार्ज डबल है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ज से, कैटायनिक चार्ज एक तरह से। आगे चल सकते हैं बच्चों? हो गया नोट सबके पास, जितना भी जिसको नोट करने में इंटरेस्ट हो। अब ये तुम लोग मेरे को अंगड़ाइयां लेते दिखे ना, एक ज्योत और लक्ष्य, मैं स्ट्रेचिंग यहीं करवा दूंगी, ठीक है, बहुत हो रही है। आ जाइए, हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, मुद्दा सारा ये है। आप G कैसे निकालोगे? 1/R करके। R कैसे निकालते हो? ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए लैब में रिसर्च के दौरान R कैसे निकाला जाता है। तो ये है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो फिजिक्स से उठा के मैं लेके आई हूं। एनसीईआरटी ने काटना भूल गए, 2 पन्ने डाल रखे हैं हमारी केमिस्ट्री में, हमारा सिरदर्द कि पढ़ाओ फिजिक्स तुम भी। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे, जिससे किसी भी कंडक्टर का अननोन कंडक्टर, अननोन माने जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता,
आप रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, फिर हम सोचेंगे क्या इसी में अपना सोल्यूशन भी फिट कर दें और उसका भी निकाल, घर चलते हैं, काम खत्म। तो देखते हैं हाउ वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सबसे पहले तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा भाई मेटालिक कंडक्टर का कैसे निकालते हो। तो पहले तो हम पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर का कैसे निकाला जाता है। आपकी लैब में जब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो, प्लीज इसको इस हिसाब से, आज जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं इस हिसाब से देखिएगा, समझिएगा, आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी। ये इसका प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको कंस्ट्रक्ट करके लैब में आपके सामने रखा जाता है, उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। दिस इज प्रिंसिपल कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उस लॉजिक को हम समझते हैं। ये आपको एक सर्किटरी दिख रही है, इस सर्किटरी को मैं जरा समझा दूं क्या है। बीच में हमने एक डिटेक्टर रखा है। आपके पास डिटेक्टर लैब में शायद गैल्वेनोमीटर दिया जाता हो, जिन लोगों ने लैब में कर लिया वही बताएं मेरे को। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दे रखे हैं दो तरह के कंडक्टिविटी सेल्स के, जिसका हमने जी स्टार निकालने के वक्त बात की थी। छोटे छोटे कैप्सूल्स की फॉर्म में, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, इतना बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन आप सोल्यूशन कितनी डालते हैं। तो कुछ ऐसे कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं, ये मुझे दिखाना था। राइट नाउ आई एम टेकिंग कैसे निकाला जाता है। ये रहा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम और इसके ऊपर सारा एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको यहां जितना मैं समझा सकती हूँ वो समझा रही हूँ। बाकी की क्वेरीज आप फिजिक्स रिलेटेड क्वेरीज आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट से हैंडल करेंगे। हमने 4 रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट किया आपके सामने और इस पे हमने एक डीसी सोर्स लगाया है बैटरी का। जब हम डीसी सोर्स लगाते हैं उस वक्त क्या चीज फिक्स्ड होती है, कैथोड एनोड, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, आप ये होपफुली जानते होंगे। और एसी सोर्स जो इन प्लग्स में होता है, इसमें तो एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार पोलैरिटी चेंज होती है पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड की। ये थोड़ी बहुत नॉलेज मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आती है। तो मैंने एक बैटरी के थ्रू इन 4 रेजिस्टेंसेस को अगर इस तरह से सेटअप कर दिया, बीच में डिटेक्टर जो कि आपके लैब में दिया जाता है आपको गैल्वेनोमीटर। नाउ अननोन रेजिस्टेंस ये है जिसका रेजिस्टेंस निकालने में चली हूं। मेरे को एक टुकड़ा दे दिया गया रेजिस्टेंस का, एक कंडक्टर का, जिसपे कुछ नहीं मेंशन इसका कितने ओम्स है और मुझे कहा गया ढूंढ के लाओ इसके ओम्स कितने हैं। तो मेरे लिए अननोन रेजिस्टेंस इज R2, यहां मैंने फिट कर दिया, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। R1 क्या है, R3 क्या है, R4 क्या है, तीनों मेरे को नोन है रेजिस्टेंस। जब इस सर्किट के एक आर्म में करंट और दूसरे आर्म में करंट बराबर ऑपोजिट फ्लो करेगा तो उस वक्त यहां नल पॉइंट आएगा, गैल्वेनोमीटर की निडल 0 दिखाएगी। जब दोनों आर्म्स, दोनों हाथों की तरफ बराबर करंट फ्लो कर रहा है, मींस उस वक्त गैल्वेनोमीटर, मेरा डिटेक्टर क्या बता देगा, इन नेट करंट इज 0, गैल्वेनोमीटर में निडल 0 को टच होनी चाहिए। अब आप ये सोचिए, आपके पास ये अननोन रेजिस्टेंस है, आपको जब इस वाले हाथ और इस वाले हाथ में करंट बराबर फ्लो कर रहा है तो उस सिचुएशन में दिस इज एप्लीकेबल। R2 by R4 का रेशो मस्ट बी इक्वल टू R1 by R3 का रेशो। दोनों साइड रेजिस्टेंस के रेशो बराबर थे, इसीलिए करंट बराबर था। तो ये फॉलो होना चाहिए। अब मेरी समस्या क्या है, मैंने लगा दिया R2 और ये 3 जगहों पे अपने नॉन रेजिस्टेंस उठा के लगाए, बट जब मैं ये नॉन रेजिस्टेंस लगा रही हूं, R1 by R3 का रेशो नॉट नेसेसरली मैचेस विद दिस, और मैं R2 को तो बदल ही नहीं सकती, ये तो मेरा टारगेट है। मैं इन तीनों को बदलती रहूंगी, इन दोनों को भी बदलती रहूंगी, उसके साथ R4 को भी बदलती रहूंगी। भाई ये दोनों तो मैंने कर दिए फिक्स, मेरे को बदलना अलाउड ही नहीं है। तो मैं R4 को बदल बदल के देखूंगी कि भाई रेशो मिल जाए। जब उसके बाद भी नहीं हो रहा, फिर मेरे को इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। मींस आई विल बी चेंजिंग रेशो टू चेक इस रेशो से मैच हो जाए। जब ये रेशो इस रेशो से मैच हो जाएगा तब मैं कहूंगी नल पॉइंट आ गया, गैल्वेनोमीटर में दिख ही गया मेरे को 0 आ गया, मैं बाकी 3 वैल्यू पुट करके R2 निकाल लूंगी। इसका प्रिंसिपल सीधा साधा ही है, बट ये एक्चुअल लाइफ में कैसे करते हैं मैं वो बेटर समझा पाऊंगी, क्योंकि वो मैंने खुद किया हुआ। लेकिन उसके पीछे का प्रिंसिपल ये है, कुछ भी करके बाकी 3 रेजिस्टेंसेस के साथ इसको फिट करके रेशो बराबर कर दो, तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो उसको करने के लिए मैं पहुंची पोटेंशियोमीटर पे।
मेरे को लैब में पोटेंशियोमीटर ऐसा ही याद है, डायग्राम मैंने कहीं गूगल से नहीं उठाया, किसी बुक में नहीं, मैंने जब किया था तो कुछ कुछ ऐसा था, मेरी भी धुंधली धुंधली याद है, अब तो बहुत ज्यादा याद भी नहीं। एक वुडन स्ट्रिप, बहुत बड़ी लकड़ी का एक पट्टा मिलता है, उस पे यहाँ पर दो छोटी छोटी कीलें देसी सी ठोक रखी होती थी हमारे टाइम पे, और हमें तो ये तार भी खुद ही लाने को कही थी कि खुद ही ले आना। तो घर में देखा तार कहाँ है, तो घर में दिखी झाड़ू, और झाड़ू के पीछे वो बांध रखी होती है ना लोहे की तार, उसको खोल लिया हमने और नापा, वो 1 मीटर है, सर को जाके दे दिया। घर में जूते पड़े, वो बात अलग है कि झाड़ू पूरी खुल गई हमारी। तो हमने वो तार उठा के लेके गए कि सर इससे कर लें, हाँ ये मेटालिक कंडक्टर है। फिर हमने कहा सर इसका क्रॉस सेक्शन दो, तो उन्होंने भी अपने कुछ दे दिया होगा क्रॉस सेक्शन, हमने भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, पता नहीं उन्होंने निकाला कैसे। ही गए बस क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ तो 1 ही मीटर है इसकी, तो मेरे पास लेंथ तो मौजूद है एटलीस्ट, और मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन। मैं कंडक्टर लाई हूं तो मेरे को पता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। इस पूरे की लंबाई कितनी है बच्चों? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर, जितना मैं जानती हूं लैब में 1 मीटर की लेंथ होती है, तो 100 सेंटीमीटर। इधर मैंने कौन लगाया? गैल्वेनोमीटर, जो मेरा एक तरह से नल पॉइंट ढूंढने का सहारा है, राइट। चौथा, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता होगा कुछ, एनीवेज यहां पर मैंने लगाया एक और रेजिस्टेंस, ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज माय अननोन रेजिस्टेंस। और कुछ ना कुछ उस गैल्वेनोमीटर के साथ, तभी मैंने कहा था उसके पीछे देखिएगा कि क्या सर्किटरी होती, क्या होता है। देख के आया कोई 1-2 दिन में? कवर्ड था, कोई चांस नहीं था कि खुल जाए। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब हम नीचे देख सके क्या है क्या नहीं है। तो एनीवेज नहीं था चांस तो कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, कभी कोई तोड़े फोड़े ना तो देख लेना, बस मेरा मतलब ये है कि देख लोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि इससे कोई आप तीर मार लेंगे, कोई देख लिया मेरे को पता लग गया, नहीं, बट आपकी नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। अब नहीं, ये 2 रेजिस्टेंस तुम्हें दिखे कि नहीं, ये तो अननोन था, ये वाला रेजिस्टेंस तुमको दिखा के नहीं कहां लगा हुआ था। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने तब पता नहीं देखा था, नहीं देखा था, मैं भूल गई हूँ, अब बहुत साल हो गए। तो मैंने बहुत कोशिश की मेरे को याद आए उस टाइम पे हमने क्या देखा था, मुझे ये याद, अब मेरी याददाश्त में ये नहीं है कि दिखने में कहां होता है। एनीवेज लीव दैट। इसमें यहां पर ये एक और, कुल मिला के मेरे को 4 रेजिस्टेंस चाहिए थे। गैल्वेनोमीटर कहां है भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं देख रहे हम गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, मेरे को कितने रेजिस्टेंस चाहिए थे? 4। कहीं इधर उधर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, मैं बना इसलिए नहीं, थोड़ी देर बाद मेरे को मिटाना पड़ेगा, बट फिर भी बना देती हूँ। ये लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर, जिसकी निडल आप चेक करोगे। अब आपको क्या करना है? आपको 4 रेजिस्टेंसेस का रेशो कंपेयर करना है। पहला रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, बाकी 2 किधर है? अभी मैं चाह रही थी नीचे देखो, पूछो सामने वाले से, हमें तो पढ़ाया गया 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए, यहां तो 2 ही दिख रहे हैं, एक अननोन और एक तुम रेजिस्टेंस बॉक्स से उठा के छोटे छोटे काले काले जो फिट करते हो। 2 रेजिस्टेंस तो दिख रहे हैं, बाकी 2 किधर है? दिस शुड बी योर क्वेश्चन नाउ। तो अब आप समझिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को पोटेंशियोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया। बाकी के 2 इसके अंदर है, कैसे? अब मुझे पता है 2 रेजिस्टेंसेस का रेशो शुड कम इक्वल टू अदर 2 रेजिस्टेंस, राइट। 2 रेजिस्टेंसेस का रेशो R2 और R4 का रेशो शुड कम इक्वल टू R1 और R3 का रेशो। तो अब मैं उसको ढूंढना शुरू करती हूँ। 2 तो मुझे दिख रहे हैं, एक अननोन एक नोन। ये मेरे को पता होता है कितने ओम का मैं डाल रही हूँ, मैं 2 ओम का डाल रही हूँ, 3 का डाल रही हूँ, 5 का डाल रही हूँ, दिस इज नोन टू मी। अननोन वाला मेरे पास ये रहा। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या दिया होता है लैब में, एक पेन जैसी दिखने वाली जॉकी दे रखी होती है। उस जॉकी को मैंने यहां से पकड़ के एक सेंटीमीटर धीरे 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 उठा के खिसकाना है। हर सेंटीमीटर पे मेरे को देखना है गैल्वेनोमीटर की निडल, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस इज गिवन बाय एल, बदलती रहूंगी, रेजिस्टेंस बदलता रहेगा। तो मैं उस जॉकी से एक डॉट पे करते 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 देखती रहूंगी गैल्वेनोमीटर की निडल पे 0 कब आता है। और अगर स्कूल में पुराने तो बच्चों ने पिछले बैचेस में लिख भी रखा होता है 0 इधर आएगा,
हमें तो लिखा मिला था, फिर भी हमने ट्राई तो किया। जीरो इस जगह आएगा, फिर लैब असिस्टेंट उसको इरेज करते हैं, काटते हैं, तो जहां भी जीरो आएगा मैंने ढूंढा। सपोज जीरो केम्स एट दिस पॉइंट, जैसे ही जीरो इधर आ गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। समझ रहे हैं आप किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया। अब आपके पास कुल मिला के 4 रेजिस्टेंस है। ये जीरो आने का मतलब जो कि यहां जैसे ही मैंने टच की रेजिस्टेंस आया, नीचे मैंने वुडन प्लैंक पे मार्क कर दिया ये लेंथ पुट की, एरिया दे रखा था, रेजिस्टिविटी दे रखी थी, तीसरा रेजिस्टेंस निकाल लिया और बाकी बची हुई लेंथ से चौथा रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये शायद 25 सेंटीमीटर आया, ये 75 आया, हो गए 2 और रेजिस्टेंस। और उस वक्त किन दो का रेशो इज इक्वल टू किन दो का रेशो, दैट इज योर लैब वर्क, मुझे याद नहीं। तो अब इस वक्त जैसे ही मेरा गैल्वेनोमीटर ने जीरो दिया, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता ही है, मैं ही उठा उठा के डाल रही हूं और इन दोनों की आर निकाल लूंगी इस फॉर्मूले से। आ गया चौथा मेरे पास। और ये इतना आसान नहीं है, पता चले सारा मैंने 100 मीटर घुमा दिया, रेशो मैच नहीं किया, फिर मैं क्या करूंगी, इसको 2 ओम की जगह 3 ओम पुट करूंगी, अब फिर घुमाऊंगी, पता नहीं कितनी बार करने के बाद मेरे को रेशो मैच होता हुआ मिलेगा। नहीं मिला तो मेरे को ये आर चेंज करना है। और ऐसा नहीं है, पूरे पूरे रेजिस्टेंस का जो डब्बा मिलता है उसको चेंज कर करके भी हम थक लेते थे, हमें नल पॉइंट नहीं मिलता था, बिकॉज वी नो ना हम कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नल पॉइंट निकालते ही व्हीटस्टोन ब्रिज सक्सेसफुल, 3 रेजिस्टेंसेस आ गए, चौथा निकाल के आपने दे दिया। अब समस्या ये आती है, हमने फिजिक्स का मेटेलिक कंडक्टर तो पढ़ना नहीं है, हमने केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। जब आई बारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो ये जो बच्चों अननोन रेजिस्टेंस था मेरे पास, अब अननोन कौन है मेरे पास कंडक्टर, अब कौन आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन एक बीकर में घोली मैंने, सपोज मुझे कह दिया इस KCl का कंडक्टिविटी निकालो जी, सॉरी रेजिस्टेंस निकालो, मैं KCl की सॉल्यूशन बना के एक बीकर में ले गई, मैं कनेक्ट कैसे करूं, क्या दिक्कत है, छोटी छोटी 2 इलेक्ट्रोड्स बनाओ और उसके बीकर खुला बीकर है, छोटी छोटी 2 इलेक्ट्रोड्स डाली, वायर डाली, आ जाएगा सर्किट में। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पिल होने का रिस्क, ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है, महीनों लगने हैं, अगर ढंग से करें तो 15-20 दिन 25 दिन महीनों लगने हैं। तो मेरी तो सॉल्यूशन स्पिल हो सकती है, छोड़ो स्पिल हो सकती है, उसमें कुछ गिर सकता है, सर्टेनली इंप्योरिटी आ सकती है, तो मैं तो वहीं खराब कर दूंगी। तो इससे बेटर है सील्ड कंटेनर लाते हैं, वो एक कैप्सूल जैसे, उस सील्ड कंटेनर में भरो आप सॉल्यूशन, फिट कर दो, यहाँ पे कर दी। तो यहाँ मैं क्या लेके आई बच्चों, अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू। यहां मैं लेकर आई कंडक्टिविटी सेल्स, जो अलग अलग डिजाइन्स के आते हैं, शेप्स के आते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन को भरा और यहां फिट कर दिया। अब मुझे बताइए, फिर से सारा कुछ मैंने वही डीसी पे चल रहा है, बैटरी होती है, जॉकी मूव करनी शुरू की और मुझे 8 या 9 या 10 दिन लग गए। बहुत अच्छे से करने के बाद मेरे पास नल पॉइंट आ गया। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर आप डीसी सोर्स दे रहे हैं और कई घंटों लगातार, व्हाट कैन हैपन, कैन समबडी टेल मी। मैंने 2 कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं, डीसी सोर्स दे रखा है और इसके अंदर Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है। क्या होगा इस सॉल्यूशन का? 9वीं कक्षा, ज्यादा बड़ा नहीं पूछ रही। एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर आप बैटरी से करंट पास करते हैं, क्या होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का? इलेक्ट्रोलिसिस। 2-3 लोगों की आवाज आती है, बाकी तो ना कोरस में कुछ ऐसा गोलमोल बोल जाते हैं कि कानों तक सामने पहुंचे, एंड आई नो दैट, नथिंग न्यू फॉर मी। सो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? Na पॉजिटिव अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। Cl नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पे जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 बना लेगा। 8th या 9th में आपने इलेक्ट्रोलिसिस, या 10th में इलेक्ट्रोलिसिस यही पढ़ा है। मैं एनोड कैथोड बोलने से बच रही हूं, मैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोल रही हूं, राइट? तो आप इलेक्ट्रोलिसिस में यही देखते हैं। फिर सेकेंडरी चेंज आता है और
एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया, दूसरी इलेक्ट्रोड पे Cl2 रिलीज होना शुरू हो गया। और 5-7 दिन में अगर यही होता रहा तो जो NaCl मैंने शायद 1 मोलर लिया था वो कितना बचा होगा, 0.2। तो मैं कंडक्टिविटी किसकी रिपोर्ट कर रही हूँ, 0.2 की। लिया क्या था, 1, मुझे क्या पता वो 0.2 बचा है। तो मैंने ली तो कोई और सोल्यूशन थी, रिपोर्ट किसी और सोल्यूशन का कर रही हूँ, फेल। तो अब मेरे को क्या इलाज करना है, मेरे को इलाज करना है, आप डीसी सोर्स तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को नहीं दे सकते, वो तो कैथोड एनोड बन जाएगा। मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, एसी सोर्स। एसी सोर्स देने का फायदा ये है, हर सेकंड पोलैरिटी बदल रही है और कई बार, तो ना तो कोई इलेक्ट्रोड कैथोड बिहेव कर पाएगी, ना कोई इलेक्ट्रोड एनोड बिहेव कर पाएगी। तो सोडियम भी उतने ही रहेंगे जितने थे, क्लोराइड भी उतने रहेंगे जितने थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने मैनेज कर दी। अब गैल्वेनोमीटर तो डीसी पे काम करता है। अगर गैल्वेनोमीटर को मैं उस सर्किट में लगा दूं जो एसी पे है, तो निडल 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी, 50-60। मुझे बताओ यार, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये क्या पूछ लिया मैंने, हाँ 50 50। तो श्रेय पता करके आना, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एसी सोर्स 1 सेकंड में 50 बार कैथोड एनोड बदलेगा। तो गैल्वेनोमीटर को तो पता होता है एक कैथोड है, डीसी से लगता है, तो मेरे को इस साइड पे निडल घुमानी है। अब तुमने उसको 1 मिनट 1 सेकंड जितना भी बोलो 50 बार तेज तेज हिल गई तो क्या होगा, उस निडल का टूट जाएगी। हम जब ये पोटेंशियोमीटर कर रहे थे, हमारी क्लास में 3-4 बॉयज थे, काफी साइंटिस्ट टाइप, उन्होंने उड़ा दिया था गैल्वेनोमीटर। उनको लगा एसी सोर्स लगा के देखते हैं, अपने घर से तारे तो लाना ही हमको पड़ता था। धुएं निकाल दिए गैल्वेनोमीटर के, क्यों, क्योंकि एसी सोर्स में लगा दिया, राइट। तो एसी सोर्स में लगाया तो गैल्वेनोमीटर की निडल उड़ गई। अब आप एमीटर लाओ, गैल्वेनोमीटर लाओ, फेल। अब मैं डिटेक्ट कैसे करूं, पॉइंट नंबर 2। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या 2 प्रॉब्लम आती है, उसका क्या 2 सोल्यूशन है। तो अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, खड़ी हो गई, तो उसका सोल्यूशन क्या है, अब आपको डिटेक्टर भी कोई एसी सोर्स वाला लाना पड़ेगा। तो एसी सोर्स वाला कोई डिटेक्टर आपके चारों तरफ, कहां, अलार्म्स, रेन अलार्म जैसे है, क्या रेन अलार्म छोड़ दीजिए, उसमें तो डीसी भी आ जाता है। साउंड, साउंड किस पे काम करता है, एसी पे। तो इसमें अब मेरे को डिटेक्टर रिलेटेड टू साउंड लाना था, तो साउंड एम्पलीफायर्स लगाए कि उसके लिए अलार्म लगाया, डिटेक्टर लगाया साउंड का। और आपको ये एक्सपेरिमेंट जब करना पड़ता है केमिस्ट्री लैब में, आपको तो नहीं करना पड़ता, जिसको भी करना पड़ता है, तो अब उसका डिटेक्टर है साउंड। वो साउंड मुझसे मिस ना हो, इसीलिए आपको ईयरफोन्स लगा के उस बिप साउंड को सुनना पड़ता है। जहां बिप साउंड आया वहां मैं जॉकी रोक के और बाकी के 2 रेजिस्टेंसेस निकाल के अपना व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में पुट करके उस सॉल्यूशन का आर निकाल के फिर आऊंगी आपके पास। आर दे दिया, 1/r करके जी निकालिए। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहली चीज क्या प्रॉब्लम रही, एक तो सॉल्यूशन को स्पिल होने से बचाना था, और थोड़ी देर बाद उसमें क्या हो जा रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रही थी। सो जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे थे उसका कोई लॉजिक नहीं, कोई यूज नहीं। तीसरी प्रॉब्लम थी, शायद पता नहीं मैंने यहां क्यों नहीं लिखी, चेंजेस मेड, ओके, चेंजेस के बाद आई ना वो प्रॉब्लम। तो चलिए, तो ये 2 प्रॉब्लम आई आपके पास। इन 2 प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन भी बता चुकी हूं, सब ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले तो स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल्स लाए, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस अवॉइड करने के लिए एसी सोर्स यूज किया। एसी सोर्स अगर मैंने यूज किया तो मेरे को ईयरफोन्स यूज करने पड़े ताकि मैं साउंड का डिटेक्टर उठा के लाई। कोई और डिटेक्टर मेरे पास है नहीं, साउंड के डिटेक्टर को सुनने के लिए मैंने ईयरफोन यूज किए। क्लियर है सबको, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है एक सॉल्यूशन का। एनीवन इंटरेस्टेड टू नोट, लेट मी नो। बट मेरी घड़ी बता रही है ना ही करो नोट, इसको समझ लिया है ना, घर जाके नोट कर लेना। अब इसको क्लोज करते हैं। सो अब आपके पास इतना तो आपको समझ आ गया पढ़ते पढ़ते। भाई कॉन्सेंट्रेशन यहां से नोट कर लो, अब 2 पन्ने छोड़ देना बेशक उसके, 1.5-2। सो केमिस्ट्री में मैं बिना कॉन्सेंट्रेशन को बताए कोई कंडक्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो जो फॉर्मूला मैंने दिया जी स्टार वाला,
उस ठीक है करेंगे, लेकिन उससे बेटर अब मेरे को कुछ और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें के कंसंट्रेशन की बात ही नहीं हो रही। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे, उसी की मोर यूजेबल फॉर्म में भी अब आ रही है। तो मोर यूजेबल, मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी क्या होगी? कंडक्टिविटी के बजाय, देखिए कप्पा तो अभी भी हम उसी से निकालेंगे जो फॉर्मूला था, कप्पा वहीं से आएगा, लेकिन अब हम सही कंडक्टिविटी रिपोर्ट करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन तो बतानी पड़ेगी आपको। उसके लिए मेरे पास टर्म आई मोलर कंडक्टिविटी। इट इज नॉट ओनली कप्पा नाउ, इट इज कप्पा बाय सी। सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। सो अब मेरे को मोलर कंडक्टिविटी लानी थी, तो कहीं से उठा के मेरे को ये फॉर्मूला दे दिया गया। इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए जरूरी है, वरना आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव। एनसीईआरटी में कोई एक्सप्लेनेशन मेजर नहीं दिया हुआ इसका। मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय कप्पा बाय सी। व्हाट वाज कप्पा? सीमेन मीटर इनवर्स, ये मैं आपको बता चुकी थी। व्हाट इज सी? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब। यहां समस्या है कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में किस में दी होती है? मोल पर लीटर। ऊपर मीटर है, नीचे लीटर है, 1000 की टर्म लानी, राइट? और फॉर्मूला मेरा तैयार हो जाएगा। बट पहले इस फॉर्मूले को समझ लें। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी तो कप्पा, इसलिए मेरे को कंडक्टेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मैंने नीचे सी लिखा है, इसको अगर 1 कर दूंगी पर मोल हो जाएगा, पर मोलर हो जाएगा। पर मोलर मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक ही मोल होगा। एक मोलर का मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस बनते हैं उन सब से मिलके आने वाली कंडक्टिविटी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स आयन। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस बन रहे हैं उन सब से आने वाली कंडक्टिविटी को कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल की जगह 0.1 मोल हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा? 0.1। 2 हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। एटलीस्ट आई विल बी गिविंग रिजल्ट ऑफ डिमांडेड थिंग कि भाई कॉन्सेंट्रेशन से कंडक्टिविटी बदलती है। यस, बदलती है मोलर कंडक्टिविटी। तो जब मोलर कंडक्टिविटी आ गई तो इसको इसके आखिरी फ्रेज को समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन एनी वॉल्यूम। कई बार वॉल्यूम खेलेगा। इन एनी वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम कैन बी वी मीटर क्यूब, वी सेंटीमीटर क्यूब, बस अब इसी को देखते हैं। वॉल्यूम कुछ भी हो, हमें 1 मोल पर मोलर की बात करनी है। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। तो एक बार मेरी तरफ से, बेशक आप इसको समझ के ना करना चाहें, फॉर्मूला रट के करना चाहें, योर विश। समझ के करेंगे तो कहीं पर कैलकुलेशन आपको बचा जाएंगी, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कप्पा। ध्यान से, कप्पा तो है ही। नीचे जो सी था वो क्या था? पर मोल, पर मोलर कह सकती हूं। जब डिवाइड बाय सी कर दिया तो रिजल्ट तो नीचे 1 आ गया। 1 मोल इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अगर मैं 1 मोलर की बात कर रही हूं तो क्या मैं इसको मोल्स बाय वॉल्यूम लिख सकती हूं? नीचे की मोलैरिटी को क्या लिख दिया मैंने? मोल्स बाय वॉल्यूम, बिकॉज आई नो व्हाट इज मोलैरिटी। ये आ गया मोल्स, ये आ गया वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास 1 लीटर है तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। एक ही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है। तो मैं धीरे धीरे वहां लेके आ रही हूं। तो K बाय C मोल्स इनटू वॉल्यूम। अब आप ये सोचिए, इस फॉर्मूले को एक्चुअली में सॉल्व ऐसे करना है। कैसे? कप्पा इनटू C किस यूनिट में है? मोल पर लीटर। लेकिन मेरे को फाइनली जो कप्पा की यूनिट दी है लाना तो उसमें ही पड़ेगा। तो अब इस वाले लीटर को भी मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 1000 आ जाएगा बच्चों। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने यहां लिखा है, ये फॉर्मूला यूज होगा कि आपको पता हो मोलर कंडक्टिविटी इज नॉट कप्पा बाय सी इनटू वॉल्यूम। समस्या क्या आ रही है? कप्पा में है सेंटीमीटर और वॉल्यूम में तुम्हारा है मिलीलीटर। तो उस हिसाब से वो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां 1000 ले आई मैं यहां पर। एवरीवन, लीटर की जगह अगर मेरे को सेंटीमीटर क्यूब लाना है तो 1000 ले आई। एक फॉर्मूला तो ये जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा तो मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख दूं। ये रहा जी। यहां मैंने क्या लिखा है? हर एक की यूनिट। कप्पा की यूनिट क्या है? सीमेन पर सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर क्यूब तो है ही यहां पर, नीचे क्या है, मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर। आई नो ये कट जाएगा बट आपको दिखा रही हूं। अल्टीमेटली मैंने किसकी यूनिट रिपोर्ट की, मोलर कंडक्टिविटी, उसमें पर मोल आना चाहिए। अब ये कन्वर्जन आपके जिम्मे छोड़ती हूं। अगर कप्पा मेरे को मीटर में दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता, मैं नहीं कराना चाहती। अगर कप्पा मीटर में दिया होता तो फॉर्मूला होता, यहां लिखा हुआ है मैंने, दिस 1000 नीचे। एक बार समझने के लिए आप इसको जरूर देखिएगा मैंने कैसे मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किया है, लेकिन फायदा कहां रहेगा जब आपको इसकी लर्निंग रहे। जब तो रिजल्ट सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए 1000 आएगा ऊपर, जब तो रिजल्ट मीटर क्यूब में चाहिए 1000 आएगा नीचे, क्योंकि उस दिन आप कैलकुलेट डिराइव करने लगोगे तो पैनिक हो जाओगे। आपको पता होगा कि मेरे को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, अगर सेंटीमीटर की यूनिट है तो 1000 कहां आएगा ऊपर, और अगर मीटर की यूनिट है तो 1000 कहां आएगा नीचे। नोट करिए इस फॉर्मूले को, फिर एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। मैंने यहां कर रखा है ये सारा, ऑल्दो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर किसी को लगे मेरे को खुद डिराइव करना है तो उसके लिए लिख रखा है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बाय चांस मेरे को मोलैरिटी दे ही मीटर क्यूब में रखी हो, ये ध्यान रखना, यहीं पे आपको धोखा दिया जाएगा। कहीं पर मोलैरिटी मोल पर मीटर क्यूब में दी है, प्लीज डोंट राइट 1000। जहां पर मोलैरिटी मीटर मोल पर लीटर में दी है वहां 1000 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ऊपर या नीचे। सेंटीमीटर है तो ऊपर, मैंने उल्टा, अच्छा देखो मोलर है, सॉरी, सेंटीमीटर है तो ऊपर और मीटर है तो नीचे। और अगर मोलैरिटी, दिस इज व्हाट द ट्रैप इज कमिंग इन योर वे, अगर मोलैरिटी की यूनिट आपने नहीं देखी क्वेश्चन में, आप गलत आंसर पे गए। मोलैरिटी भी मोल पर मीटर क्यूब में हम दे सकते हैं, ऑलरेडी कन्वर्जन करके देखने के लिए कि रटे रटाए फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं कि दिमाग लग रहा है थोड़ा सा। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, निकालिए डीपीपी। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसपे ये डीपीपी गई है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कंडक्टिविटी होती है कप्पा, ठीक है, कप्पा को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मैंने दोनों टर्म्स बता दी, राइट। तो सबको पता है कप्पा क्या होता है, ऑल ऑफ यू नाउ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मजा तब आता है आपको जब आप इसे क्वेश्चंस करें, याद तभी होता है। तो आ जाओ जी डीपीपी पे, क्वेश्चन नंबर 1 चेक, और मुझे बताइए क्या आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन, एवरीवन, अभिवीर, तनय, अदा, आद्या, सारा, प्लीज ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। डीपीपी अपलोड नहीं हुई है तो दीपा मैम को मैसेज कर दो, मुझे उम्मीद है हो गई होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, पूरी डीपीपी इसी फॉर्मूले पे जो दिया है, और 2-3 क्वेश्चन हो गए अगर आपके तो आप पूरी डीपीपी करने लायक हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? तो अगलों ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड दे दिया, हम नहीं मान रहे, हम कंडक्टिविटी नहीं देंगे, हम तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देंगे। आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही है। जो सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऐसे में, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में ही लेंगे? नहीं, जब तक कहा ना जाए मीटर में दो तब तक कन्वर्ट करने का झंझट मत लो। जिसमें गिवन है चुपचाप उसी में आंसर देना है, ठीक है, वरना फिर तुम वही 1000 से खेलते रह जाओगे, राइट। जिस यूनिट में क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है प्लीज उसी को यूज करेंगे, इसीलिए ही प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये आपको चाहिए होगी। क्वेश्चन अगर हो जाए तो एक बार मेरे को फॉर्मूला दोबारा याद कराओ। मोलर कंडक्टिविटी क्या था बच्चों? कप्पा बाय सी। जब तक कप्पा की यूनिट नहीं है मैं तो कप्पा बाय सी लिखूंगी। फिर जब मुझे पता लगता है नहीं कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर में है तो मेरा आंसर क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी का सॉरी फॉर्मूला कप्पा बाय सी, ऊपर लिख दूं 1000, याद हो गया सबको। और अगर मीटर वाला होता तो नीचे लिखती 1000। लेकिन यहीं पर अगर आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ली, नॉन एनसीईआरटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस एम का क्या मतलब था? मोलर। इसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट। रिमेंबर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वाला फर्क। तो जब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोली जाएगी फॉर्मूले में बस एक चेंज हो जाएगा, सी यानी मोलैरिटी की जगह क्या आएगी? नॉर्मेलिटी, हर फॉर्मूले में।
और यूनिट में जहां जहां मोल था वहां वहां क्या आ जाएगा, EQ। लिखिए तीनों फॉर्मूलास दोबारा से नॉर्मेलिटी की टर्म्स में, और तीनों जगह प्लीज मेंशन यूनिट, कि जहां जहां मैंने पिछली स्लाइड्स पे आप देखिए लिखा है, यहां पर यूनिट देख रहे हैं, पर मोल, वहां पर क्या आ जाएगा, पर इक्विवेलेंट, और इस मोलर की जगह क्या आ जाएगा, EQ। ये तीन फॉर्मूलाज आपकी कॉपी में अब EQ के साथ होने चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज कप्पा बाय नॉर्मेलिटी, राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज कप्पा बाय नॉर्मेलिटी इनटू 1000, और नॉर्मेलिटी के लिए यहां पर जो मैंने यूनिट पुट की है, मोल की जगह क्या लिखेंगे, EQ। सिमिलरली इसमें भी मोल की जगह क्या लिखेंगे, EQ। सेम तीन फॉर्मूले दोबारा लिखिए विथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ BaCl2, बस मोल निकालने हैं मेरे को इसमें, और 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मेरे को पूरी मोलैरिटी निकालने को दे दिया गया यहां पर, बाकी तो ऑल योर्स। जाती हूं उस पे जो बोर्ड में आता है, जिसमें आपका वो कप्पा G* वाला फॉर्मूला भी हो और ये भी हो। तो अब एक बार पहले पढ़ लो आपकी DPP में 5th क्वेश्चन, पढ़ लो इत्मीनान से, ये NCERT इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है, पढ़िए। कि जितना भी आज पढ़ा है वो एक ही क्वेश्चन में कैसे आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl इज 100 ohms, यानी एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैंने एक KCl की सॉल्यूशन डाली जिसका रेजिस्टेंस आया इतना। अगर रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, उसी सेल में अब मैंने दूसरी सॉल्यूशन डाली, वो पुरानी गिरा के दूसरी सॉल्यूशन डाली, उसका रेजिस्टेंस आया 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी, पहले तो मैं इतने पे आती हूं, कप्पा निकालना है। अब अगर मेरे को कप्पा निकालना है तो फॉर्मूला ये है बच्चों, G*. अच्छा कप्पा तो अब बात करें तो कप्पा कैसे, कप्पा तो निकालना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन पढ़िए आप। ऊपर वाली लाइन में आपको एक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और एक रेजिस्टेंस दे रखा है, कुछ नहीं कर सकती मैं, मेरे को भी और कुछ भी चाहिए, तो मेरे को क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में एंड में दे रखा है द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मींस कप्पा ऑफ इतने मोलर KCl इज दिस 1.29 सीमेन पर मीटर, यानी फॉर्मूला पर मीटर वाला चलेगा। तो नीचे जाके इस ऊपर वाली सॉल्यूशन का कप्पा दिया, तो जो पहली सॉल्यूशन थी उसका कप्पा मिल गया मेरे को, और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 100, तो G कितना हो जाएगा 1/100। पहली सॉल्यूशन से तो G* निकालूंगी, सेल कांस्टेंट। तो फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से फाइंड G*, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको दिया है तो 1/R पुट करके G निकाल लोगे, कप्पा भी आपको दे रखा है तो पुट करके आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन से क्या आया, G*। अब अगली इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं ये, भाई तुमने कंडक्टिविटी सेल का G* एक नोन सॉल्यूशन से निकाल लिया जिसका रेजिस्टेंस पता था। अब ये कह रहे हैं अगर से इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, सेल सेम है मतलब G* है मेरे पास, सेम सेल है जिसमें अब सॉल्यूशन दूसरी भरी लेकिन उसका रेजिस्टेंस इतना आया, अब निकालो इसकी कंडक्टिविटी यानी इसका कप्पा। अब दूसरी कंडीशन में मेरे से कप्पा मांग लिया, तो फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन कप्पा क्या होगा, कप्पा तो निकालने का एक ही तरीका है, G*. G क्या होता है 1/R। देखो जी 1/R कितना दे रखा है, 520 ओम दे रखा है, तो 1/R आ गया मेरे पास। G* मैंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से लिया और 129 पुट किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कंडक्टिविटी आ गई, नया कप्पा आ गया, नई सॉल्यूशन का कप्पा मैंने निकाल के दे दिया। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई, आपको पता है ये कोई रिलायबल तरीका था नहीं, ये तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है हाईली स्पेसिफिक सॉल्यूशन, और जब मैंने सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन का खेल खेला तो अलग ही हो जाती है बात, तो दैट इज नॉट रिलायबल। व्हाट इज मोस्ट रिलायबल इन आवर सब्जेक्ट, अब तुम्हें निकालनी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा से नहीं पता लग रहा मेरे को कुछ,
मेरे को चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं ले आई सेंटीमीटर या मीटर, जो भी फॉर्मूला। अगर मेरे को क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था तो 1000 ऊपर लिखती, और अगर क्वेश्चन में मीटर की यूनिट डाली है तो मैं 1000 नीचे लिखूंगी। देयर आई गो विद मोलर कंडक्टिविटी। ये पूरा एक क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड में अक्सर देखा गया है, वैल्यूज बदल बदल के। तो आज की पूरी क्लास सिमट गई इसके अंदर। आपको जी स्टार वाला फॉर्मूला भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। इस टॉपिक को इससे ज्यादा आसान नहीं बना सकती थी, बुक्स ने इसको बहुत बुरा हैंडल किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत इजी वर्जन आ जाएगा, कोलार्श लॉ और छोटी छोटी और चीजें, एंड वी विल बी क्लोजिंग कंडक्टिविटी।